सोचा है कि मोर की खेती भी होती है, और वह भी चीन जैसे देश में, जहां तकनीक और नवाचार हर क्षेत्र में चमत्कार कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे चीन की अनोखी पीकॉक फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, लेकिन चीन में मोर पालन एक तेजी से बढ़ता उद्योग है। यहाँ किसान मोर को सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि पंख, मांस और पर्यटन के लिए भी पालते हैं। पिछले वर्षों में चीन में 5000 से ज्यादा मोर फार्म बन चुके हैं। चीन में मोर फार्मिंग से कई तरीके से आय होती है। टूरिज्म, लोग मोरों को देखने, फोटो लेने और शादी फंक्शन के शूट के लिए आते हैं। अंडे और बच्चे, अन्य फार्म को बेचना, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। कुछ इलाकों में मोर के मांस की भी मांग है। एक औसत फार्म सालाना लाखों युआन का मुनाफा कमा लेता है। छोटे किसान भी इस मॉडल को अपनाकर कम लागत में शुरुआत कर सकते हैं। भारत में मोर राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए नियम अलग हैं। लेकिन चीन का मॉडल हमें सिखाता है कि दुर्लभ पक्षियों की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल और व्यावसायिक योजना कैसे बनाई जा सकती है। हम भी तकनीक का उपयोग कर अन्य पक्षियों, पोल्ट्री या बकरी पालन में नया मॉडल अपना सकते हैं। तो ये थी झलक चीन की अनोखी पीकॉक फार्मिंग इंडस्ट्री की। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनराइज ट्राइंड। हर एक मोर को करीब 100 स्क्वायर फीट इलाके की जरूरत पड़ती है, यानी अगर कोई 10 मोर पालता है तो उसे 1000 स्क्वायर फीट का इलाका चाहिए होता है, जिसके बाद उस मैदान के चारों तरफ 6 से 7 फीट की फेंस यानी दीवार खड़ी की जाती है। जी हाँ, मोर इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते, इसलिए 7 फीट की दीवार काफी ज्यादा होती है ताकि वो उड़कर भाग ना पाए। मोर काफी नाजुक पक्षी होते हैं और खराब मौसम जैसे कि बारिश और तेज गर्मी में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसलिए चीन के किसान उनके लिए शेल्टर यानी छत भी बनाते हैं ताकि उन्हें खराब मौसम से बचाया जा सके। इसके अलावा उनके शेल्टर में पेड़ की टहनियों, लकड़ी और कंक्रीट ब्लॉक की मदद से कई ऊंची बैठने की जगहें भी बनाई जाती हैं ताकि मोर मूवमेंट करते हुए यहां से वहां बैठ पाए। इसके अलावा इन उठे हुए बसेरों पर बैठकर मोर खुद को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, और कई बार शिकारी जानवर अंदर घुस आए तो उनसे बचने के लिए पीकॉक ऊपर जाकर बैठ सकते हैं। वहीं जमीन पर वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है, जबकि ठंड के मौसम में हीटेड फ्लोर इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि मोर के पैर काफी नाजुक होते हैं और ये ज्यादा ठंडी सतह पर रहकर बीमार पड़ सकते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद किसान मार्च से सितंबर महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी सीजन के दौरान पीकॉक मेटिंग करते हैं, और इस मीटिंग में किसानों का पीकॉक ब्रीडिंग बिजनेस निर्भर होता है। दरअसल मेटिंग सीजन में जब मेल पीकॉक को अपनी पसंदीदा फीमेल पीकॉक यानी पीहेंस दिखती है, तो वो अपने पंखों को फैलाकर उन्हें लुभाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया में मोर के पंख भी टूटकर नीचे गिरते हैं, जिन्हें ये किसान कलेक्ट करके बेच देते हैं। लेकिन असल में सभी पंख बेचने का काम तो बाद में होता है। खैर, जब मादा मोर को नर मोर पसंद आता है, तब वो अपने पंख खोलकर मोर के पास जाती है और उसकी मूवमेंट कॉपी करती है, यानी हरी झंडी दिखा देती है। जब फीमेल पीकॉक की सहमति के बाद ही दोनों मोर मेटिंग करते हैं, और मेटिंग के कुछ समय बाद मादा मोर अपने अंडे देती है, जो कि 3 से 5 अंडे होते हैं। मादा मोर ये अंडे अपने छोटे से घोंसले या फिर बड़ी घास के बीच छिपा कर रखती है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाए। इन अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड 27 से 30 दिनों तक का होता है। इस दौरान मदर पीकॉक अपने अंडों के पास रहती है ताकि उन्हें गर्म रख सके और सुरक्षा कर सके। करीब 1 महीने के आसपास ये अंडा फूट जाता है और इसमें से छोटे से बच्चे का जन्म होता है, और इनका शरीर, पंख बेहद नाजुक होते हैं। इन्हें पीचिक्स कहा जाता है, और ये गाइडेंस से लेकर खाने की खोज तक अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। इस दौरान जब मोर के बच्चे बड़े होते हैं तो उनका रंग काफी डल होता है और पंख भी भूरे रंग के होते हैं, मगर बढ़ती उम्र के साथ इनका रंग खिलने लगता है, और 3 से 4 साल की उम्र में मेल पीकॉक को अपने अद्भुत पंख विकसित करते हुए देखा जा सकता है। जब पीकॉक फार्मिंग की जाती है तो किसान इन पीकॉक्स को खाने में अनाज, कीड़े, छोटे सांप, मछली, मेढक सर्व करते हैं। वहीं इनकी न्यूट्रिशन और विटामिन इंटेक का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चीन के ये किसान पीकॉक फार्मिंग से कमाते कैसे हैं? तो इसके मुख्य 2 तरीके हैं। पहला, जिंदगी भर मोर पालना और उनके पंख बेचते रहना। दरअसल जंगल में रहते हुए एक पीकॉक
10 से 25 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन कैप्टिविटी में रहने की वजह से ये 40 सालों तक भी जीवित रह सकता है। ऐसे में एक किसान मोर पालते हैं और हर मैटिंग सीजन में उनके गिरे हुए पंख कलेक्ट करते हैं, साथ ही आखिरी महीनों में उनके पकड़कर बड़े ही ध्यान से उनके बचे हुए पंख भी निकाल लेते हैं। हालांकि इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि इससे मोर को कोई हानि ना पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो उनके नए पंख नहीं आएंगे। फिर भी इन पंखों को इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों में बेच दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल इंटीरियर डिजाइन, फैशन और कई फील्ड्स में होता है। दूसरा तरीका है मोर बेचना। जब मोर के चूजे का जन्म होता है तो उसे अगले 3 सालों तक उसकी मां के साथ रहने दिया जाता है। फिर जब उसके सभी पंख विकसित हो जाते हैं तो ये किसान उसे बेच देते हैं। फिर आगे दूसरे किसान उन्हें पालते हैं या फिर उनके पंख निकालकर बेच देते हैं और मारकर मीट भी बेचते हैं। दरअसल मुर्गी और बतख की तरह मोर का मीट भी मांस मार्केट में नहीं बिकता, लेकिन कुछ शौकीन लोग पीकॉक मीट खाना पसंद करते हैं। हालांकि ये काफी दुर्लभ होता है और खुशकिस्मती से इन पक्षियों को जल्दी नहीं मारा जाता, लेकिन हाँ, उन्हें जिंदगी भर पिंजरे में जरूर रखा जाता है और उनके अद्भुत पंखों को निकाल कर बेचा जाता है। आखिर में आपको बता दें कि पीकॉक फार्मिंग बिजनेस आज के समय में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में काफी चलन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या चीन में हो रही स्नेक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और वर्म फार्मिंग और पीकॉक फार्मिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आवाज उठानी चाहिए या नहीं? और क्या किसी भी देश में एनिमल फार्मिंग लीगल होनी चाहिए या बैन? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हाँ, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।